तो देखिए, एक था जो अंडरवर्ल्ड पर राज करता था और दूसरा दूसरा पूरी दुनिया में आतंक का दूसरा नाम बन गया था। आज की इस कड़ी में हम पाकिस्तान के दो सबसे कुख्यात चेहरों की कहानियों को परत दर परत खोलेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे इनके रास्ते एक बहुत ही खतरनाक पैटर्न को दिखाते हैं। एक तरफ है रहमान डकैत, कराची का बेताज बादशाह, जिसे लोग पाकिस्तान का दाऊद इब्राहिम भी कहते थे, और दूसरी तरफ इलियास कश्मीरी, अलकायदा का वो बेरहम कमांडर जिसे अगला उसामा बिन लादेन माना जा रहा था। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर कैसे इन दोनों ने, जो बिल्कुल अलग अलग दुनिया के थे, एक ही जैसी किस्मत पाई। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें राष्ट्र पहले इन्हें अपने एक एसेट की तरह, एक हथियार की तरह इस्तेमाल करता है, और फिर जब ये बेकाबू हो जाते हैं तो खुद ही इनका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। चलिए इस कहानी को और करीब से जानते हैं। इस पूरे मामले को समझने के लिए हम इसे 6 हिस्सों में देखेंगे, उनकी शुरुआत से लेकर उनके खौफनाक अंजाम तक, और ये भी जानेंगे कि उनकी विरासत आज तक क्यों और कैसे जिंदा है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले खंड से, पाकिस्तान के सबसे खतरनाक आदमी। खंड 2, हिंसा की भट्टी। सोचिए, रहमान डकैत ने जुर्म की दुनिया में अपना पहला कदम कब रखा? सिर्फ 13 साल की उम्र में। इतनी छोटी सी उम्र में उसने अपना पहला कत्ल किया, एक मामूली से झगड़े में अपने ही पड़ोसी को चाकू मारकर। और देखिए, हिंसा का ये जो सिलसिला था वो यही नहीं रुका। कुछ ही समय बाद सिर्फ एक शक की वजह से उसने अपनी मां की भी हत्या कर दी। इस भयानक जुर्म के बाद वो घर से भाग गया और कराची के एक बहुत बड़े डॉन हाजी लालू की पनाह में चला गया, और बस यहीं से वो जुर्म की दुनिया का अगला बड़ा नाम बनने की राह पर निकल पड़ा। अब दूसरी तरफ इलियास कश्मीरी की कहानी। उसकी ट्रेनिंग अफगानिस्तान के जंग के मैदानों में हुई थी। 80 के दशक में उसने सोवियत फौज के खिलाफ लड़ते लड़ते अपनी एक आंख और एक उंगली गंवा दी। 1991 तक आते आते आईएसआई ने उसे भारत के खिलाफ ऑपरेशंस के लिए हुजी का कमांडर बना दिया। उसकी क्रूरता का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि साल 2000 में उसने एक भारतीय सैनिक का सिर कलम करके उसे जनरल परवेज मुशर्रफ को तोहफे के तौर पर पेश किया था, जिसके लिए उसे इनाम भी मिला। खंड 3, राष्ट्र की संपत्ति। रहमान डकैत ने कराची के लियारी में अपनी एक रॉबिनहुड वाली इमेज बना ली थी, मतलब गरीबों का मसीहा। पर असल में वो पीपल्स पार्टी का एक बहुत मजबूत मोहरा था। उसका रसूख इतना बढ़ गया था कि वो चुनाव कौन जीतेगा और किसकी नियुक्ति कहाँ होगी ये तक तय करने लगा था। बात यहां तक पहुंच गई थी कि 2007 में जब बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान वापस लौटी तो उनकी गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर खुद रहमान डकैत बैठा था। कश्मीरी के ये शब्द उसकी सोच को साफ साफ दिखाते हैं। वो कोई आम आतंकवादी नहीं था, बल्कि एक शातिर रणनीतिकार था, और उसकी यही काबिलियत उसे आईएसआई के लिए भारत के खिलाफ एक बेहद कीमती हथियार बनाती थी। एक ऐसा हथियार जिसे उन्होंने खुद अपने हाथों से तैयार किया था। खंड 4, जब प्रॉक्सी बागी हो गए। और यहां पर दोनों की बगावत में एक बहुत बड़ी समानता दिखती है। रहमान ने पैसे और ताकत के लिए अपने ही गुरु हाजी लालू से बगावत कर दी। क्यों? क्योंकि लालू ने उसके 1 करोड़ रुपए देने से मना कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ इलियास ने अपनी विचारधारा के लिए बगावत की। जब पाकिस्तान वॉर ऑन टेरर में अमेरिका का साथी बना और उसने लाल मस्जिद पर खूनी कार्रवाई की, तो कश्मीरी ने खुद पाकिस्तान के खिलाफ ही जिहाद का ऐलान कर दिया। खंड 5, राष्ट्र का पलटवार। रहमान डकैत का अंत किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था। कराची के सबसे सख्त पुलिस अफसर चौधरी असलम ने उसे पकड़ने का जिम्मा लिया। पहली कोशिश में तो रहमान ने सीसीटीवी की मदद से असलम की टीम पर ही घात लगाकर हमला कर दिया। दूसरी बार असलम ने उसे पकड़कर टॉर्चर भी किया, लेकिन रहमान ने 5 करोड़ की रिश्वत देकर असलम के ही आदमियों की मदद से भाग निकला। आखिरकार चौधरी असलम ने उसे एक पुलिस मुठभेड़ में मार गिराया। अब बात करते हैं इलियास कश्मीरी की। वो अब सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, बल्कि पूरी दुनिया का दुश्मन बन चुका था। अमेरिकी विदेश विभाग ने उसके सिर पर $5 मिलियन का इनाम रखा था, एक बहुत बड़ी रकम। जब ओसामा बिन लादेन मारा गया तो कश्मीरी को दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकवादी माना जाने लगा। अमेरिका ने पाकिस्तान को एक लिस्ट दी और साफ साफ कह दिया कि उनका अगला निशाना, टारगेट नंबर 1, इलियास कश्मीरी है, और इस मिशन में उन्हें आईएसआई की मदद चाहिए ही चाहिए। और उसका अंत किसी पुलिस मुठभेड़ में नहीं हुआ, उसका अंत किया एक ग्लोबल सुपर पावर ने। 3 जून 2011 को
एक अमेरिकी ड्रोन ने बिल्कुल सटीक खुफिया जानकारी के आधार पर मिसाइलें दागी और इलियास कश्मीरी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। और अब आखिरी खंड, कभी न खत्म होने वाली विरासत। रहमान डकैत की मौत से कराची में जुर्म का ये जो चक्र था वो रुका नहीं। कहानी यहां खत्म नहीं हुई। उसकी जगह उसके ही चेले उज़ैर बलोच ने ले ली, और वो तो अपने गुरु से भी 2 कदम आगे निकल गया, और भी ज्यादा ताकतवर और खतरनाक। तो आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जब कोई राष्ट्र अपने मकसद के लिए ऐसे हिंसक प्रॉक्सी तैयार करता है, तो क्या वो कभी सच में उसके अंजाम को कंट्रोल कर सकता है, या फिर ये एक ऐसा चक्र है जो कभी खत्म ही नहीं होता और बस आने वाली पीढ़ी के लिए नए और पहले से भी ज्यादा खतरनाक राक्षस पैदा करता रहता है।